चलिए जी, देखिए कंटिन्यू करेंगे सर्कल्स वाला टॉपिक। लास्ट टर्न पे ये थ्योरम की थी, ये कन्वर्स थी। इससे पहले मैंने जो थ्योरम कराई थी थ्योरम 5, उसमें ये था। थ्योरम 4 जो करी थी हमने, थ्योरम 4 में था कि अगर हम किसी भी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। और अब इसका उल्टा है, अब ये कह रहा है कि अगर हम परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर दें सेंटर से कॉर्ड पर, अब परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, यानी कि एपी और बीपी कैसे होते हैं, इक्वल। दोनों कराई थी थ्योरम्स, आज इसके आगे का काम करेंगे। सो कंटिन्यू विद नेक्स्ट है आपका थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, chords of a circle having same length are at the same distance from the center. Chords of a circle having same length, वो इस वर्ड की जगह आपको इक्वल कॉर्ड वर्ड्स भी दे सकते हैं। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स का मतलब होता है ऐसी दो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ इक्वल हो। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? तो कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ या इक्वल कॉर्ड्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसके लिए आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। पहले तो एक नॉर्मल साइज का सर्कल बना लो पहले, लाइक दिस। अब इसमें आपने ना दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स बनानी है, तो बहुत ध्यान से बनाना। लाइक अगर एक कॉर्ड आपने ये बना रखी है तो जितनी लेंथ की ये कॉर्ड है उतनी ही लेंथ की आपको दूसरी कॉर्ड बनानी है। सेम लेंथ की दो कॉर्ड बनानी है आपने। ठीक है जी। और सेंटर वो होगा जहां पर आपके सर्कल पे, जब आपने सर्कल कंपास से ड्रॉ किया तो जिस पॉइंट पे आपने पिन रखी है ना कंपास की, वो आपका सेंटर होगा। ठीक है। यानी आपको दो कॉर्ड दे रखी है, एक ए बी और एक सी डी, और कैसी लेंथ की है, वो इक्वल लेंथ की है। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ए बी is equals to CD are two equal chords of a circle with center O। हमने मान लिया कि AB और CD जो हैं वो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इनकी लेंथ इक्वल है। AB और CD कैसी है, इक्वल है। ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O, कि O से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब क्या, कि अगर हम O से AB पर भी परपेंडिकुलर डाल दें और CD पर भी परपेंडिकुलर डाल दें, इस परपेंडिकुलर को मैंने AP, OP और OQ नाम दे दिया,
तो OP और OQ कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉर्ड की किसी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, राइट? तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज दैट कि इफ OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, then OP जो है वो OQ के कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? और हमने इसमें साथ में एक और कंस्ट्रक्शन की कि इनको ज्वाइन कर दिया, चाहे तो दोनों को A और C से ज्वाइन करो O को, और चाहे आपका चॉइस है, या तो आप दोनों ट्रायंगल ऊपर वाले ले लो और या फिर आप दोनों ट्रायंगल नीचे वाले ले लो। बताओ कौन से लो? जो तुम कहोगे। नीचे वाले ले लेते हैं, चलो। तो हमने इसको B से O को और B से भी ज्वाइन किया। ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना एक नीचे ज्वाइन कर दिया और एक ऊपर, या तो दोनों पॉइंट्स ऊपर वाले ज्वाइन करो या तो दोनों पॉइंट्स नीचे वाले ज्वाइन करो, ठीक है? क्लियर? इतना काम करो पहले। यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आपने जितनी भी डॉटेड लाइन है वो आपने क्या क्या किया कंस्ट्रक्शन? आपने OP परपेंडिकुलर डाला है AB पे, OQ परपेंडिकुलर डाला है CD पे, और आपने ज्वाइन किया है किस किस को? O को B से एंड O को D से। इतनी बात समझ आ गई? दिख रहा है मिनट? रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये सब कुछ लिख लिया। अब देखो प्रूफ। अभी इससे पहले हमने एक थ्योरम की थी, क्या? कि जो परपेंडिकुलर होता है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, की थी या नहीं? थ्योरम नंबर 5 अभी जस्ट किया कि अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल दें तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्या लिखेंगे? बाय अ थ्योरम वी नो दैट द परपेंडिकुलर drawn from center to the chord bisect the chord। तो इसका मतलब जितना AP है उतना ही BP हो जाएगा, एंड जितना CQ है उतना ही DQ हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। यानी हमारे पास क्या आ गया? ये AP वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल, दोनों पार्ट इक्वल आ गए। ऑल्सो आपको AB और CD कैसी दी हुई है? इक्वल दी हुई है, ये गिवन है आपको। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास जो PB है वो DQ के इक्वल आ जाएगा कि नहीं? जरा ध्यान से देखना, इसको डायग्राम से समझो। 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो आयुष, सब लोग ध्यान इधर दो। आपने OP जो है परपेंडिकुलर डाला था, इस पे कंस्ट्रक्शन की थी। इसका मतलब जितना AP होगा उतना ही PB होगा। ऐसे ही आपने OQ जो है वो परपेंडिकुलर डाला था CD पे। इसका मतलब जितना CQ होगा उतना ही DQ होगा। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंथ इसके इक्वल है तो उनका जो हाफ होगा वो भी तो इक्वल ही होगा ना। तो इसका मतलब जितना PB है उतना ही क्या आ जाएगा? DQ आ जाएगा। इतनी बात समझ आई या नहीं? समझ आ गई? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? ये जो 2 ट्राइंगल है ना, मैंने इनको शेड कर दिया। मुझे इन 2 ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है? अब हमें रूल चेक करना है कॉन्ग्रुएंसी का, कौन सा लगेगा, ठीक? अब देखो यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल दिया हुआ है, राइट एंगल इक्वल है।
ये राइट एंगल है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी सेम है। क्यों? क्योंकि वो रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। और पीबी और डीक्यू मैंने अभी अभी इक्वल दिखाया है ना। तो ये जो दो ट्राइंगल होंगे वो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे? आरएचएस से। इन ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल हैं देख करके बताओ। ये देखो ओ पी बी और ओ क्यू डी। तो इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू डी में रूल कौन सा लग रहा है? आरएचएस। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया ताकि मैं इसी ऑर्डर में उनके पार्ट्स लिखूं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो इधर एंगल बन रहा था वो तो बन रहा था एंगल ओ पी बी, इधर बन रहा था एंगल ओ क्यू डी, और दोनों के दोनों कैसे थे? 90 डिग्री। क्यों थे 90 डिग्री? क्योंकि ओपी जो था वो परपेंडिकुलर था ए बी पे एंड ओ क्यू जो था वो परपेंडिकुलर था सी डी पे, इसलिए ये एंगल दोनों कैसे बनेंगे? 90 डिग्री। ये रीजन लिखना कंपलसरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अब मुझे लिखना है हाइपोटेन्यूज। एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इधर तो वो ओ बी है और इधर है ओ डी। चेक करो अपनी अपनी फिगर। पहले वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज ये है और दूसरे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ डी, और दोनों इक्वल है। उसका रीजन क्या है? रीजन लिख देंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, इसलिए ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और साइड अभी कौन सी प्रूफ करी है हमने? अभी ये देखो थर्ड इक्वेशन से ये प्रूफ किया ना, तो ये लिख दो कि पीबी इज इक्वल टू डी क्यू, पीबी इज इक्वल टू डी क्यू या क्यू डी। पीबी इज इक्वल टू, नाम यहां से पढ़ना, देखो अगर आप पीबी लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? क्यू डी। ये लिखा है आपने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय आरएचएस। और प्रूफ क्या करना था आपको? टू प्रूफ क्या करना था? ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट जो टू प्रूफ में आपने लाइन लिखी थी वो ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू बाय सीपीसीटी। आर सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यस, तो ये हो गया और यही आपको प्रूफ करना था। थ्योरम समझ आ गई? यस। अच्छे से? यस। तो जो इससे अगली वाली थ्योरम है वो इसी का रिवर्स होगा, तो मैंने उसका प्रूफ दे नहीं रखा। हाँ, ये प्रूविंग के लिए आती हैं तो वो तो नहीं है ना सर? ना ना। हाँ, इसी का कन्वर्स देखो, राइट डाउन। ये क्वेश्चन इसमें दे नहीं रखा। इफ सीई एंड इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ये परपेंडिकुलर क्या था? हाँ, इसका कन्वर्स ना आपका एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन 2 है। एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना, दैट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6। अब उसमें उन्होंने क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल दे रखा है, डायग्राम आपको ना दे रखा है इसमें, ठीक है? एक सर्कल दे रखा है लाइक दिस। इसके अंदर उन्होंने दो कॉर्ड दे रखी हैं। एक तो दे रखी है ये, इसका नाम दिया है ए बी, क्वेश्चन में दे रखा है ये, ठीक है? सेंटर को इन्होंने सी लिखा हुआ है और एक कॉर्ड इन्होंने बनाई है यहां पे, इसका नाम दिया है जी और एफ। सी से इस पे भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसको नाम दिया है ई, और सी से यहां पर भी परपेंडिकुलर दे रखा है, इसको नाम दिया है इन्होंने एच।
और साथ में ये दोनों मिला रखे हैं, ये चारों एंड पॉइंट्स इसके साथ मिले हुए हैं। ये डायग्राम खुद ही दिया हुआ है इन्होंने, तो पहले ये डायग्राम बना लो। और क्वेश्चन कह रहा है कि सीई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी एच जो है वो परपेंडिकुलर है जी एफ पे, एंड ये जो परपेंडिकुलर है ये कैसे हैं, इक्वल है। जो सीई की वैल्यू है वही सी एच की वैल्यू के इक्वल है। इसका मतलब कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? दिस इंप्लाइज दैट कॉर्ड्स ए बी एंड जी एफ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है। समझ गए? अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, तो प्रूफ करना है कि जो ए बी कॉर्ड है वो जी एफ के कैसे होगी, इक्वल होगी। उल्टा हो गया ना, पहले कॉर्ड्स इक्वल दे रखी थी और उन्हें इक्वल डिस्टेंस पर शो किया था। अब कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर दे रखी है और शो क्या कर रहे हैं हम, कि वो इक्वल है। अपोजिट हो गया दोनों थ्योरम एक दूसरे के। समझ आ गई बात? चलिए, इसमें भी आपने अब क्या करना है, ध्यान से देखना। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, शेड कर दो इसको। अब इनमें क्या क्या चीज इक्वल दे रखी है पहले उसको देख लेते हैं। पहले तो ये सीई और सी एच इक्वल दे रखे हैं, इस पे वर्म मार्क लगा दो। दूसरा बीसी और जीसी जो है वो रेडियस होंगी, इस पे डबल मार्क लगा दो। इस पे सिंगल मार्क लगा दिया और इन पे डबल मार्क लगा दिया। सिंगल मार्क मतलब सीई और सी एच पे ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। सीबी और सीजी क्यों इक्वल है? सीबी और सीजी क्यों इक्वल है? ये देखो, सीबी और सीजी क्यों है इक्वल? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और तीसरी चीज क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर गिवन है। अगेन सेम रूल लगेगा, आरएचएस रूल बन गया। समझ गए? तो वही लिखना है प्रूफ में। प्रूफ में इन ट्राइंगल सीईबी एंड ट्राइंगल सीएचजी में रूल है आरएचएस। तो पहले मैं सिर्फ राइट एंगल लिखूंगी। बता सकते हो जी कौन सा राइट एंगल है सीईबी में? कहां बन रहा है? ई पॉइंट पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? ये बन रहा है ना 90 डिग्री। अब इसको कैसे पढ़ोगे? नाम यहां से पढ़ना है, सीईबी। तो यहां से मैं एच को क्या लिखूंगी? सीएचजी। यहां से देखो सीईबी एज इट इज आ गया, तो यहां से सीएचजी एज इट इज आ जाएगा। बस क्या नाम आ जाएगा? ट्राइंगल की जगह साइन कौन सा आ जाएगा? एंगल का। तो एंगल सीईबी इज इक्वल टू एंगल सीएचजी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? बिकॉज जो सीई है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और जो सी एच है वो किस पे परपेंडिकुलर है? जी एफ पे। यहां तक क्लियर हो गया? यस। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है कौन सी बनी? सीबी। और यहां पे राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी बनी? सीजी बनी। तो रीजन क्या आ जाएगा यहां पे? सी बी इज इक्वल्स टू सी जी। रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और साइड कौन सी है? सीई इज इक्वल्स टू सी एच। ये गिवन है, ये देखो सीई इज इक्वल्स टू सी एच दे रखा था क्वेश्चन में, गिवन में दिया है ना सीई इज इक्वल्स टू सी एच। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए बाय ट्राइंगल सी एच जी। बाय कौन से रूल से? आरएचएस से। आरएचएस से इक्वल हो गए। तो सीपीसीटी से इसके कौन से दो पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे। सीपीसीटी से आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ई बी इज इक्वल टू एच जी बाय सीपीसीटी। ठीक। अब इसके बाद
एक और थ्योरम कि परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। अगेन एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब जितना पार्ट आपका ई बी है, इसको कॉपी कर रही हूं मैं इमेज को ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक है। इमेज कॉपी कर रही हूं। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको जरा ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना ई बी होगा उतना ही ई ए होगा, एंड जितना एच जी होगा उतना ही एच एफ होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऑन एडिंग, तो जो ई बी प्लस ई ए की, या ऐसे एडिंग भी मत करो, रुको, एडिंग भी मत करो। यहां से अभी आपके पास ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए। दिस इंप्लाइज दैट, एक और चीज लिख सकते हो, चारों पार्ट्स भी मत लिखो, ई बी और ई ए इक्वल आ गए। इसका मतलब ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो जो ईच पार्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी होगा। और यहां से एच जी और एच एफ क्योंकि इक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो गए, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एफ होगा, ठीक। अब यहां से ये दोनों इक्वल थे, ई बी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी के, है ना। एच जी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ जी एफ के है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 डाल दूं और इसको 2 डाल दूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी एफ के आ जाएगा, और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ। और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उनकी लेंथ भी कैसी होगी, इक्वल होगी। बात समझ आ गई अच्छे से? अब जो चीज समझाने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। अभी आपने ये देखा कि अगर दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। अब बात आती है अगली जो थ्योरम है, वो ये कहती है कि बताओ कौन सी कॉर्ड दूर होगी और कौन सी पास होगी। अगर कोई कॉर्ड ज्यादा दूर है सेंटर से तो उसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, छोटी, और अगर कोई कॉर्ड सेंटर के पास है मतलब कम डिस्टेंस पर है तो उसकी लेंथ कैसी हो जाएगी, बड़ी, ठीक है। तो इसका आपने प्रूफ नहीं करना, इसका आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। तो थ्योरम 8 का ओनली स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका असर्शन रीजन में आ सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, अब जरा ध्यान से देखना, डायग्राम से समझा रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है O, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें एक कॉर्ड तो बना दी छोटी, यहां से यहां तक, बस इतनी सी बना दी कॉर्ड, ठीक है। और एक कॉर्ड मैंने इसमें बना दी बड़ी। मंथन तुम लिख क्यों नहीं रहे हो, लिख क्यों नहीं रहे हो? तो ए बी कॉर्ड जो है और ये सी डी कॉर्ड, देखने में क्या लग रहा है, ए बी कॉर्ड कैसी है, छोटी है, और सी डी कॉर्ड कैसी है, बड़ी है। अब अगर मैं O से परपेंडिकुलर डाल दूं दोनों कॉर्ड पे, डाल दिया, इसको P लिखा, इसको Q लिखा, तो आपको क्या दिख रहा है, कौन बड़ा है, O से लेकर के P तक परपेंडिकुलर बड़ा है या OQ बड़ा है, OP बड़ा है OQ से। यानी कि अगर कोई कॉर्ड छोटी है तो उस पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो बड़ा है। इसका मतलब जो स्मॉलर कॉर्ड होगी that will be at more distance from the center than the larger chord which is at the less distance from the center। बड़ी कॉर्ड है तो सेंटर से कम डिस्टेंस पर होगी, छोटी कॉर्ड है तो सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पर होगी। इतनी बात समझ आ गई या नहीं?
तो इसका सिर्फ आपने स्टेटमेंट याद रखना है और ये आपको दोनों के दोनों असर्शन रीजन में वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इस पर बेस्ड आपको याद होगा मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए थे, लाइक ऐसे जैसे एक सर्कल में ये सेंटर है और हमने 2 कॉर्ड ले ली और इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस। याद आ गया? जिसमें हम पहले परपेंडिकुलर डालते थे, फिर 2 ट्रायंगल बनते थे, एक ऐसे ट्रायंगल बनता था, एक ऐसे ट्रायंगल बनता था, बनते थे। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम उनके बीच की डिस्टेंस निकालते थे। 3-4 क्वेश्चंस कराए थे, याद है? अभी मैं 1-2 करा रही हूं ऐसी क्वेश्चन ताकि तुम्हें याद आ जाए। चलिए, याद है ना? तो मैं भी करा रही हूं तो मुझे बताना। एक्सरसाइज 5.5 का है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान इधर, डायग्राम से समझेंगे। एक डायग्राम बना लो, ये इसमें सेंटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द तुमको पढ़ने नहीं दे रहा गौरव। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल where the radius is 7 centimeter and perpendicular distance from the center to the chord is 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर इसमें ये कोई कॉर्ड है ए बी और इस पर एक परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो इसमें सेंटर से जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है? रेडियस क्या दी हुई है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है एंड परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर। सही बना है डायग्राम? ठीक है, तो सबसे पहले तो एक थ्योरम लिखेंगे कि बाय अ थ्योरम वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। होता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर OP AB पे परपेंडिकुलर है तो जो जितना AP होगा उतना ही BP होगा। ध्यान दो, हमने ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इस पे डाला हुआ है, इसका मतलब जितना AP होगा उतना ही BP होगा। यही लाइन लिखी है। ठीक है, चलिए अब हमने इन दोनों को ना x लेट कर लिया, यानी यहां पर भी x आ गया, यहां पर भी x आ गया। और अब मैं क्या करूंगी, इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दूंगी मैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OBP में। शुभश्री, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है ना, क्या होती है? हाँ बताओ, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं? हाँ फॉर्मूला ही तो पूछ रही हूं। h² इज इक्वल टू b² p², यही होता है। अब ये बताना जरा, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है इस डायग्राम में? 6, 7 और x में से हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज 7 है। बेस क्या है? x और परपेंडिकुलर क्या है? 6। यही है 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। जब इधर माइनस में जाएगा तो आपके पास x² की वैल्यू 49 - 36 आ जाएगी।
आ जाएगी। कितना आया? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? √13 सेंटीमीटर। अब ये जो x है उतना ही आपके पास AP है, उतना ही आपके पास BP है। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, तो √13 प्लस √13 कितना हो जाएगा? दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं अच्छे से? Yes. अब इसी में एक क्वेश्चन और वो लास्ट है आज का, ठीक है? एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रही हूं मैं, राइट डाउन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। down in a circle of radius 17 centimeter, a chord of length 16 centimeter is drawn. Find its distance from the center. सेंटर से उस कॉर्ड की डिस्टेंस बताओ। क्या करेंगे जी? फटाफट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक ऐसे रफली एक कॉर्ड बनाएंगे AB, जिसकी कॉर्ड की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 16 दी हुई है, और एक सेंटर बनाएंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे और एक पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है? ठीक है। अब रेडियस कितनी दे रखी है आपको? व्हाट इज द रेडियस? 17। तो रेडियस कहां लिखूंगी मैं? OB पे। Yes. कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है? 16। एंड बाय अ थ्योरम we know that the perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. तो इसका मतलब जितना AC होगा उतना ही BC होगा। क्यों? क्योंकि हमने O से C परपेंडिकुलर डाला है AB पे, तो दोनों इक्वल होंगे। और दोनों के दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? अगर टोटल कॉर्ड की लेंथ 16 है तो ईच पार्ट 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 8 इधर लिख दिया, 8 इधर लिख दिया। डायग्राम में दोनों साइड 8 लिख दिया। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं? आ गया। अब हमने OC निकालना है, तो OC को मैंने क्या मान लिया? Y मान लिया। लेट OC इज इक्वल टू Y। आप X भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, या फिर OC को OC भी लिख सकते हो, योर विश। और अब सेम वही क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में क्या लगा देंगे? कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OBC। बताओ जी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरमन, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? वाई हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज मैंने क्या बताया था? 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाँ, तो क्या आ जाएगा? 17 स्क्वायर। बेस कितना है? 8 बेस होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर कितना है? y है। लगी समझ? 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, शिफ्ट करो माइनस में, 289 माइनस 64, ये y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। कितना बन जाएगा ये? 225। किसका स्क्वायर होता है? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। यानी क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर 15 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर।
लगी समझ? अब मैंने सर्कल्स के तुम्हें कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस निकालना सिखाया है, किसी भी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस निकालना सिखाया है, और अगर सेंटर से डिस्टेंस पता हो तो हमने कॉर्ड की लेंथ निकालना भी सिखाया, राइट? दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, कल इसको कंटिन्यू करेंगे।